हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से। सबसे पहले तो आज आप सभी को एडवांस में दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और आशा है कि अगला साल और इस साल जो 2 महीने भी बचे हैं इसमें आप मेहनत करेंगे और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देंगे और अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करके रखेंगे। यही आशा और विश्वास के साथ आज का नया चैप्टर और अंतिम चैप्टर। हाँ, बिल्कुल सही, आप सही सुने हैं कि आज संविधान खत्म कर रहे हैं हम लोग और पंचायती राज आज हमारा अंतिम चैप्टर होगा। पंचायती राज खत्म करेंगे यानी कि स्थानीय शासन। भारत में पंचायती राज मतलब स्थानीय शासन, पंचायती राज से शुरू करेंगे और नगर पालिका दोनों को पढ़ेंगे। स्थानीय शासन के अंदर आते हैं। हमारे जो देश में तीन तरह की शासन व्यवस्था है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर। इसी को बोलते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर शक्ति एक ही जगह केंद्रित हो जाएंगी तो क्या है, उसमें डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही आ जाती है। कोई भी गवर्नमेंट अगर एक ही जगह सब निर्णय लेने लगेगी तो उसमें तानाशाही आएगी। इसलिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं, मतलब इनमें पंचायत नहीं है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायत नहीं है। इनमें क्या है, एक स्तरीय जनजाति परिषद, क्योंकि यहाँ जनजातियाँ रहती हैं इसलिए एक स्तरीय जनजाति परिषद का यहाँ प्रावधान किया गया है। अच्छा, अभिप्राय क्या है इससे, पंचायत राज से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति, मतलब ग्रामीण लोगों का शासन में अधिक से अधिक भागीदारी, अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का निर्माण करना। वही मैं बताया जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपिन को। रिपिन, लिटिन नहीं, रिपिन, 1882 में लॉर्ड रिपिन को। अनुच्छेद 40 में भी ग्राम पंचायतों के गठन यानी डीपीएसपी है ना, अनुच्छेद 40 मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आपने सुना होगा, क्या था। सबसे पहले 1952 में ऐसा कार्यक्रम आया जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सके और ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास, मतलब सभी तरह से विकास किया जाए। यहीं से पंचायती राज के रूप में मतलब इसको देखा गया। पंचायती राज की शुरुआत करें तो सामुदायिक विकास 1952 के द्वारा मानी जा सकती है। ये आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने और उनको सर्वांगीण विकास के लिए लोगों को ये लाया गया था। अच्छा, अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण समितियां बनी पंचायती राज के लिए। क्या क्या बनी, बलवंत राय मेहता, इसको भूलना ही नहीं है, 1957 में बनी। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई। इसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इसको नवंबर 1927 में रिपोर्ट सौंप दी। मतलब क्या था कि ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में बना गया, उसकी जांच और उसने जो क्या काम किए उन पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए ये समिति बनाई गई जनवरी 1957 में, और नवंबर 1957 में इसने रिपोर्ट सौंप दी। तो इसने सुझाव क्या क्या दिए, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना का सुधार दिया, मतलब सुझाव दिया, जो आज भी लागू है, जो आज लागू है ना त्रिस्तरीय, वो इसी के सुझाव के द्वारा। ये याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, उसके बाद जनवरी 1958 में सिफारिशें स्वीकार कर ली गई, 58 में स्वीकार कर ली गई। और 2 अक्टूबर, ये डेट बहुत याद रखना, 2 अक्टूबर 1959 देश में पहली बार नागौर राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत की गई। किसने की थी, ऑब्वियसली उस टाइम पे जो पीएम होंगे नेहरू जी ने की थी। अच्छा, पहला राज्य राजस्थान, नागौर जिले से 1959 में। वहीं दूसरा राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ये भी पूछ लेता है, दूसरा राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था जहाँ शुरुआत हुई। अच्छा, 3 स्तर की पंचायत, क्या क्या कहाँ कहाँ पे स्तर होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले जिला स्तर पे होती है, जिला पंचायत बोलते हैं ना। उसके बाद पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर होती है, और तीसरा होती है ग्राम पंचायत, मतलब जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 हो गए। अच्छा, इसके बाद में एक समिति फिर बनाई गई 1977 में, कौन सी, अशोक मेहता समिति। इसने क्या किया, जनता पार्टी सरकार थी ना उस टाइम पर बनाई गई थी, तो इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। और इसने क्या सुझाव दिए, इसने 2 स्तर यानी 2 स्तरीय पंचायत समिति, मतलब 2 स्तर की पंचायत की गठन की बात कही।
किसमें क्या क्या था, जिला स्तर पे और एक ग्राम स्तर पे। यानी जो ब्लॉक लेवल था ना उसको ख़त्म कर दिया इसने। इसने बोला कि ये नहीं, 2 स्तर पे रहने दो। अच्छा, सरकार गिर जाती है तो कार्रवाई नहीं हुई, मतलब सरकार गिर जाती है उस टाइम पर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो मतलब इस पर कोई अमल नहीं किया गया। लेकिन आपको याद रखना 1977 में आई थी अशोक मेहता समिति। क्या दिया था इसने, 2 स्तर के सुझाव की बात। उसके बाद आती है 1985 में। 85 में क्या आती है, जीवी के समिति, जीवी के राव समिति, मतलब जीवी के राव समिति 1985 में आती है। अच्छा, इसका गठन जो है योजना आयोग द्वारा किया गया था। 1988 में रिपोर्ट देती है, तो इसे खास नहीं है। सुझाव एक दिया था बस, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए। मतलब जो विकेंद्रीकरण हो रहा है तो जिला परिषद की भी इसमें भूमिका अहम होनी चाहिए, ये इसने एक सुझाव दिया। कोई खास नहीं, बस याद रखना 1985 में आई थी जीवी के राव। उसके बाद आती है एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी कब, 1986 में। 1986 में राजीव गांधी सरकार चल रही थी उस टाइम पे, तो 1986 में ये आई। इसने सुझाव क्या दिया, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पूछेगा संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था, तो 1986 में आई थी एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। ठीक है, उनके संरक्षण की आवश्यकता और न्याय पंचायतों की स्थापना, मतलब ये चीज़ सुझाव दी थी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उनका संरक्षण किया जाए, और न्याय पंचायतें जो होती हैं न्याय पंचायतों का भी गठन किया जाए। उसके बाद आती है थुगुन समिति या थुंगुन समिति 1988 में, है ना। एल.एम. सिंघवी कब आई, 1986 में, और जीवी के राव 85 में, एल.एम. सिंघवी 86 में, और थुंगन समिति 88 में। बस इतना याद रखना, और कुछ इसमें खास नहीं है। गाडगिल समिति आती है कब, 1988 में ही। गाडगिल समिति, इसमें संवैधानिक दर्जा सुझाव, इसने भी क्या किया, इसने भी संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव किया, इसने भी सेम। अच्छा, संवैधानिकरण कब हुआ, मतलब देखो इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया, सितंबर 1991 में। विधेयक पेश कर पीएम नरसिंह राव जी थे, और शंकर दयाल शर्मा उस टाइम राष्ट्रपति थे। कब, 1991 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन के रूप में पारित हुआ, और 24 अप्रैल, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ। इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाते हैं। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। देखो सब लिखा हुआ है, फैक्ट एकदम बढ़िया दिए हैं आपको। ठीक है, आगे क्या हुआ। अच्छा, प्रावधान क्या हुआ, इसमें भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी। हमारे भाग 8 थे ना पहले, तो इसमें भाग 9 जोड़ दिया गया, और इसमें 11वीं अनुसूचियाँ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और 16 नए अनुच्छेद, यानी 243 से लेकर 243 अन्य तक इसमें जोड़े गए। 243 से लेकर 243 अन्य तक इसमें जोड़े गए, यानी 16 नए अनुच्छेद इसमें जोड़े गए। अच्छा, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान क्या क्या है देख लेते हैं। पंचायती राज संरचना, मतलब संरचना किस तरह से होगी, तो पहले ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पे हो गई, और जिला परिषद। तो कैसे कैसे काम करते हैं देख लेते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पे होती है, मुखिया कौन होता है, प्रधान है, या सरपंच बोलते हैं कहीं जगह पे, है ना। ग्राम पंचायत में प्रधान कौन होगा, इसका मुखिया होगा, प्रधान या सरपंच। निर्वाचन कैसे होगा, अगर सरपंच या प्रधान की बात करें तो प्रत्यक्ष होगा, और उसके सदस्य जो होती हैं, सदस्य भी तो होते हैं, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, तो उनका भी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अगर बात करें पंचायत समिति की, पंचायत समिति कौन सी होती है, ब्लॉक लेवल पर, तो ब्लॉक प्रमुख होता है इसका कौन, अध्यक्ष। निर्वाचन कैसे होता है, अगर बीडीसी ब्लॉक प्रमुख की बात करें तो प्रत्यक्ष होता है, नहीं, ब्लॉक सदस्यों का, ब्लॉक प्रमुख यानी ब्लॉक के अगर सदस्यों की बात करें, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, तो सदस्यों का तो प्रत्यक्ष होता है ना, होती है ना, ब्लॉक में सदस्यों की नियुक्ति चुनाव होते हैं। अगर प्रमुख की बात करें तो अप्रत्यक्ष, यानी ये जो सदस्य हैं यही वोट करते हैं और यही अपने में से अध्यक्ष चुनते हैं। जिला स्तर पे जिला परिषद। अच्छा, तो इसमें क्या है, जिला परिषद अध्यक्ष इसका मुखिया होगा, जिला परिषद अध्यक्ष इसका मुखिया होगा इस समिति का। और अगर इसके सदस्यों की बात करें, सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत समिति सदस्य से नहीं चुनाव होता है, वो तो प्रत्यक्ष होता है, लेकिन अध्यक्ष अप्रत्यक्ष, यानी इन समिति के सदस्य ही
जैसे ब्लॉक लेवल पर चुनते हैं ना, इसी तरह से जिला लेवल पर भी अपनी समितियों में समिति के सदस्य अपने प्रमुख का चुनाव करते हैं। अच्छा, कुछ प्रमुख अनुच्छेद 243 में क्या है, परिभाषाएं दी गई हैं। 243 टय में क्या है, पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, उतना याद रख लेना, अनुच्छेद याद रहे ना रहे तो राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करेंगे। 243 घ घ क्या बोलता है, इसमें आरक्षण दिया गया है। आरक्षण में क्या क्या है, अनुच्छेद याद रहे लेकिन इसका चीज़ें जो कंटेंट है ना वो याद रखना। क्या दिया है, 1/3 सीटें यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यदि राज्य सरकार चाहे तो बढ़ाकर इसे 50% भी कर सकती है, जैसे बिहार ने कर रखा है। अच्छा, SC ST के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, जिस तरह की जनसंख्या उसके अनुपात में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार चाहे तो OBC को भी आरक्षण दे सकती है, यूपी में दे भी रखा है। अच्छा, 243 क्या बोलता है, पंचायतों का कार्यकाल कब होगा, सामान्यतः 5 वर्ष होगा, किंतु समय पूर्व भी राज्य की सरकार विघटित कर सकती है। अच्छा, 5 साल होगा लेकिन समय से पूर्व भी राज्य की सरकार द्वारा इनका विघटन किया जा सकता है। विघटन के 6 माह के अंदर, विघटन जो हुआ 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाना चाहिए। और निर्वाचन में इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, ऐसे नहीं है जब चुनाव होगा तो पूरे फिर 5 साल के लिए होगा, नहीं, केवल शेष कार्यकाल के लिए होगा, शेष कार्यकाल के लिए होगा। किंतु अब देखो, इसमें बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आएगा। यदि 6 माह या उससे कम समय बचा है, यानी मान लो पंचायतों का जो विघटन उस टाइम पे किया कि उसमें 6 माह या उससे कम का समय बचा है, तो निर्वाचन नए सिरे से और पूरे कार्यकाल पुनः नए कार्यकाल के लिए होगा। अगर 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने से ज़्यादा का समय बचा है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए निर्वाचन होगा। 243(6) में क्या है, सदस्यों के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद छोड़ दो, योग्यताएं देख लो। योग्यताएं क्या क्या होंगी, प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी है, इसमें ध्यान रखना 21 वर्ष इसी में है। पंचायतों और नगर पालिका के लिए उम्र 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष हो। निर्वाचन नामावली में नाम होना जरूरी, जहाँ से निर्वाचन हो रहा है इसका, उसकी निर्वाचन नामावली में नाम भी होना चाहिए। अच्छा, ये याद रखना। 243 झ में क्या है, झंडे वाला झ बोलते हैं ना, उसमें राज्य वित्त आयोग, एक संवैधानिक निकाय होगा, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा गठन होगा, किसका, राज्य वित्त आयोग का। 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा, है ना, वित्तीय समीक्षा के लिए। अच्छा, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा। पंचायती चुनाव का निर्णय कौन करेगा, राज्य सरकार। अच्छा, पंचायती चुनावों का निर्णय राज्य सरकार करेगी, चुनाव आयोग, राज्य का चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, लेकिन कब होने ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी। अगला आता है 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिका। खत्म करते हैं, थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज खत्म करते हैं, फिर दूसरा शुरू करेंगे कुछ, है ना। 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। क्या है ये, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी 20 अप्रैल 1993 को। अच्छा, 1 जून 1993 को लागू हो गया, इसलिए 1 जून को नगर पालिका दिवस मान लो आप, है ना, मनाया नहीं जा रहा हाल कल। हालांकि ये भी क्या है, देखो प्रावधान क्या है, भाग 9 का जोड़ा गया है इसमें, और नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। उसमें 11वीं अनुसूची और भाग 9, इसमें 9 का, भाग 9 का और 12वीं अनुसूची। विषय कितने, 18, उसमें विषय कितने थे, 29 विषय, याद रखना, उसमें 29 विषय थे। अच्छा, 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए, कहाँ से, 243 त से लेकर 243 य 6 तक, अर्थात 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक। नगरीय प्रशासन कैसे कैसे चलता है देखते हैं। नगर पंचायत निर्वाचन क्या होगा, अध्यक्ष का और सभासद का, दोनों का, सभासद और अध्यक्ष का प्रत्यक्ष होता है। अब यहाँ नगर पालिका परिषद होती है, दूसरा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। अच्छा, तो निर्वाचन कैसे होगा, अध्यक्ष और सभासद दोनों होते हैं इसमें, उनका भी प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, नगर निगम में मेयर होता है और सभासद होता है, दोनों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। परिभाषाएं दी गई हैं 243 तय में, कोई बात नहीं। अब योग्यताएं देख लेते हैं, वही सेम, 21 वर्ष का हो और वहाँ की नामावली में नाम होना चाहिए, वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकेगा, वही सेम। 2 वर्ष के लिए गठन, यानी किसका, 2 वर्ष के लिए गठन। अच्छा, 2 वर्ष के भीतर गठन के अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट ये देखना, जब गठन किया है इसका, जब गठन हुआ इसका, तो उसके 2 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, 2 वर्ष के भीतर। अच्छा,
यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और असफल रहा तो फिर से 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाए। देखो, पहले तो 2 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा गठन के। अगर मान लो 2 वर्ष हो गए कंप्लीट और फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है और फिर वो असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, तो फिर से 2 वर्ष के लिए फिर नहीं लाया जाएगा। आरक्षण में वही, महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण। SC ST को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। अब क्या, वित्त आयोग, इसके लिए भी गठन राज्यपाल करेगा। नगर निकायों की वित्तीय परीक्षा के लिए, वित्तीय समीक्षा के लिए वही सेम चीज़ है। नगरीय क्षेत्र क्या होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या कितनी, 5000 हो। न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, नगरीय क्षेत्र काउंट होगा। कार्य, अच्छा इसमें क्या क्या है देखो, देख लो। नगरीय क्षेत्र कौन सा होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% और यानी गैर कृषि कार्यों में लगा हो। यानी कार्यशील पुरुष जो काम करने वाले पुरुष हैं ना, कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। तो कार्यशील पुरुषों का 75% गैर कृषि कार्यों में लगा हो और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ये 3 चीज़ हो जाएंगी तो वो नगरीय क्षेत्र काउंट हो जाएगा। अच्छा, नगरीय निकाय में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी एक निर्वाचित सदस्य होते हैं, दूसरे पदेन सदस्य होते हैं और तीसरे क्या है, मनोनीत सदस्य होते हैं। तो निर्वाचित तो निर्वाचन होता ही होता है। पदेन सदस्य यानी एक्स ऑफिसियो, अपने आप ही, यानी कि वो स्वयं ही इस पद पर आ जाएंगे। तो कौन कौन होते हैं, लोकसभा सदस्य यानी सांसद, विधानसभा सदस्य यानी MLA, राज्यसभा सदस्य यानी राज्यसभा में MP और विधान परिषद यानी MLC। MP दोनों, राज्यसभा लोकसभा के, और MLA और कौन, MLC। ये जो है ना, ये इनके एक्स ऑफिसियो मेंबर रहेंगे, ठीक है, मतलब पदेन सदस्य रहेंगे। इसमें राज्यसभा एवं विधान परिषद सदस्य वहीं के नगरीय प्रशासन के पदेन सदस्य होने चाहिए जहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम हो, ना कि जहाँ से चुने। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा बड़ा हो रहा है वीडियो, लेकिन देखिए इसमें जो राज्यसभा और विधान परिषद है ना, राज्यसभा और विधान परिषद, इसके सदस्य नगरीय प्रशासन के वहीं के सदस्य होंगे जहाँ की नामावली में उनका नाम है। मान लो एक कोई व्यक्ति है जो यूपी से उनको नियुक्त होकर आ गया, राज्यसभा में नियुक्त कर दिया गया, उनको है मनोनीत कर दिया गया, और उनका नाम है हरियाणा की नामावली में, तो हरियाणा की ही किसमें, इसमें सदस्य होंगे वो पदेन सदस्य, हरियाणा की ही नगरीय निकाय में पदेन सदस्य होंगे, ना कि यूपी में। ये ध्यान रखने वाली चीज़। मनोनीत राज्यपाल द्वारा होते हैं, मतदान का अधिकार नहीं होता इनको मतदान का अधिकार नहीं होता। मनोनीत जो होते हैं ना, इनको मतदान का अधिकार नहीं होता। अच्छा, तीनों में मनोनीत होते हैं। भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास में 1688, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। मद्रास में 1688 में भारत का पहला नगर निगम स्थापित किया गया। मुंबई एवं कलकत्ता में नगर निगम 1726 में किए गए। यूपी में नगरीय शासन लागू हुआ 1916 में, यूपी में 1916 में। तो दोस्तों, ये हमारा आज का नगरीय प्रशासन से संबंधित चैप्टर था, ख़त्म हो गया, और आज संविधान भी ख़त्म हो गया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसको शेयर करेंगे आप, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, और कल से मैं प्लान कर रहा हूँ भूगोल शुरू कर दूँ। आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या शुरू करना है। थैंक यू सो मच।